अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाइज ईसा कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? क्या चीफ जस्टिस को मालूम नहीं हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है। बानी पीटीआई की ये तमाम बातें तजादात से भरपूर हैं। क्या 2018 के इंतखाबात शफाफ थे? क्या ये हकीकत नहीं कि इमरान हुकूमत की पूरी बुनियाद ही इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत पर खड़ी थी? बानी पीटीआई कई बार इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि हुकूमती मामलात चलाने, कानून साजी के बिल मंजूर करवाने, सेनेट और कौमी असेंबली में एतमाद का वोट लेने के लिए किसकी मदद लेना पड़ती थी। पंजाब में किसने पीटीआई को अक्सरियती और नून लीग को अक़लियती जमात बनाया? अभी ये सिर्फ बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की मिसालें हैं, वरना एक सियासतदान के तौर पर मुशर्रफ की हिमायत, इशारों पर धरने, शहरों को लॉकडाउन करने, अदालतों में मुतनाज़े मामलात लेकर जाने, मनचाहे फैसले लेने जैसे कारनामे भी उनके सियासी प्रोफाइल का हिस्सा हैं। आज चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करने वाले बानी पीटीआई को क्या गुड टू सी यू कहने वाले जज साहिबान पर ही एतमाद है? कोई शक नहीं कि जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है, मगर मुखालिफिन को ब्लैकमेल करने, मनशियात डालकर गिरफ्तार करवाने, तोशाखाना की घड़ियां बेच देने और झूठे मुकदमात बनवाने क्या जमहूरी मिसालें थीं? यह भी मुमकिन है कि जेल ने वाकई चेयरमैन पीटीआई की सोच तब्दील कर दी हो। अगर ऐसा है तो फिर बानी पीटीआई उसी एस्टैब्लिशमेंट से नए इंतखाबात का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं जिस एस्टैब्लिशमेंट को वो अप्रैल 2022 से मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं? ऐसे में सवाल यही है कि बानी पीटीआई की ऐसी बातें क्या उनकी तजादात से भरपूर सियासत को मजीद अया नहीं कर रही हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, जेल में निज़ाम पर सवाल, वज़ीर आज़म होते हुए निज़ाम का दिफा, बानी पीटीआई की तजादात पर मबनी गुफ्तगू क्या अब मजीद सियासी फ़ायदा दे पाएगी? ज़ैगम साहब, वो कहते रहे कि यू टर्न मकसद हासिल करने को अच्छे होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि दाग अच्छे होते हैं धो दिए जाएं। ये इतने यू टर्न्स और इतने तजादात के बाद अब कोई मुस्तकबिल में उन्हें सियासी फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, सियासी फ़ायदा तो इस वक्त उसको होगा जो निज़ाम से, हुकूमत से बाहर होगा। सियासी फ़ायदा तो उनको सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि वो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इस वक्त जितनी मुसीबत है उससे वो बाहर हैं। इसलिए सियासी फ़ायदा तो उनको हो रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमत से बाहर हैं। इस वक्त जितनी माशी मुश्किलात आ रही हैं उसका इल्ज़ाम उन पर इस वक्त कम अज़ कम इस वक्त नहीं दिया जा सकता। देखिए, इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के अमीन हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानिया अयूब खान की तकरीर से शुरू किया था कि ये सब सियासतदान चोर हैं और इस मुल्क को एक सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है, और अयूब खान ने कहा था कि मैं वो सलाहुद्दीन अयूबी हूँ और जमहूरियत अहम नहीं होती और जो शख्स इक़्तिदार में बैठा है उसको बहुत तगड़ा और ताकतवर होना चाहिए। तो इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मोहब्बत थी ना, और इमरान खान इसमें ट्रूली बिलीव करते थे। और उसकी एक दूसरी वजह थी, इसलिए कि वो जिस मिडिल क्लास की ताकत पर खड़े हुए थे शुरू में, कम अज़ कम जिस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास, 15-20% पाकिस्तान की खुशहाल मिडिल क्लास, वो इस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए में यकीन रखती थी। इसीलिए तो मिलकर उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम बनाया। अब हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या था? हाइब्रिड सिस्टम का मतलब था कि जो आइन से मावरा अख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट को हासिल हैं उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बारे में झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको मान लो कि बस हैं और उसके फ़ायदा उठाओ और मिलकर चलो। यही है ना हाइब्रिड सिस्टम, यानी डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, आइनी और गैर आइनी जो अख्तियारात हैं उनको मिला लो। तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक गेन्स पाकिस्तान को मिली थी 2018 के बाद से, वो 2014 के बाद से रिवर्स हुई ना, वापस एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत गई। तो इमरान खान ने तो कौन से डेमोक्रेटिक गेन्स मिले थे? खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उतरे तो उसके बाद बताते रहे कि उनके तो इख्तियार में कुछ नहीं था।
तो वो कौन से गेम्स, क्योंकि हाइब्रिड तो तभी से स्टार्ट हुआ। अगर इख्तियार में, वो खुद बताते रहे, हर बात के लिए बताते रहे। अगर इख्तियार में नहीं था जी, अगर इख्तियार नहीं था तो क्या उन्होंने इख्तियार को बढ़ाने की कोशिश की? यही मसला था ना कि सब अपना इख्तियार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम को इख्तियारात के लिए झगड़ना पड़ता है, जमहूरियत के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या उन्होंने कुछ किया? उन्होंने नहीं किया। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान किसी भी तरीके से दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जो असल खेल है पाकिस्तान में वो अशराफिया के मफादात हैं। जो निज़ाम है वो अशराफिया के मफादात हैं, बाकी सब गल्ला बातें हैं। बाकी जो अशराफिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं उसके तजादात हैं, उसके झगड़े हैं, और वो झगड़े अपने फायदे, अपने इख्तियारात के लिए हैं। तो जो इमरान खान की गल्ला बातें हैं, ये गल्ला बातें उनको कोई रिलीफ दे सकेंगी जो कि तजादात से भरपूर हैं, कि वो कहते कुछ हैं पर बिलीव किसी और बात पे करते हैं? इस वक्त कम अज कम ये है कि ये जो बातें हैं, ये जो बयानियां है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां है, नहीं, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां कैसे है ज़ैगम साहब? जब वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आओ और मुझे शफाफ इलेक्शन दो, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां कैसे है? देखिए, ये तो आप उसके अंदर रीड कर रही है ना, खोल के कह रही है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बयानिया, मैंने पॉलिसी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी पॉलिसी बदल गई है, उनकी स्ट्रेटेजी बदल गई है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बयानिए का। देखिए, बयानिए के हद तक तो वो इंतहाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना। वो वहां पे जा रहे हैं, वहां तक गए हैं जहां पे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पहले नहीं गई थी। ठीक है, वो तो मिलिट्री की लीडरशिप तक को अटैक कर रहे हैं। इस वक्त झगड़ा तो उनका आ गया है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उन्हीं से इलेक्शन मांगना, उन्हीं से कहना कि जमहूरियत की खबर खोद रही, मतलब उन्हीं को कह रहे हैं कि जमहूरियत की खबर खोद रहे, और उन्हीं को कह रहे हो कि इलेक्शन कराओ। बिल्कुल, देखिए, और सब जमातें ये करती हैं। आपको वोट से इज्जत दो के साथ जो बाजवा को एक्सटेंशन 2 तक का सफर था, वो नहीं था। बिल्कुल, जिस दिन वो बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे थे नवाज शरीफ साहब, जिस दिन उनकी पार्टी जो वो दे रही थी, उस दिन भी वो वोट को इज्जत दो कह रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन भी जलसों में मरियम नवाज क्या कह रही थी? ठीक हो गया। ये तो तजादात है ना। तो फायदा कहीं ना कहीं हो जाएगा कि जिन तजादात की बुनियाद पे नून लीग ने फायदा लिया, उन्हीं तजादात की बुनियाद पर इनको भी मिलना मुमकिन है। इफ्तिखार साहब, जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, पॉपुलैरिटी में कोई शक नहीं है। इफ्तिखार साहब, बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। 2018 से 22 तक क्या मुल्क में जमहूरियत तवाना हो रही थी? कमाल की बातें करते हैं, जेल में बैठे हैं, वाहिद कैदी है जिसको इस किस्म की सहूलतें हैं। जब से वो जेल में बैठा है, रोज़ वो एक तकरीर करता है, रोज़ वो एक बयान जारी करता है, रोज़ वो एक इंटरव्यू जारी करता है। कमाल की चीज़ है। क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? और जमहूरियत क्या होती है कि एक कैदी को इतनी छुट्टी और इतनी इजाज़त दे दी जाए, जमहूरियत इसी का नाम है। यहाँ पे 77,000 कैदी है जेलों में। क्या उन 77,000 कैदियों को अपने लवाहिकीन से मिलने का जो 15 दिन की इजाज़त है जेल मैनुअल में, उसके मुताबिक भी अमल होता है? सर होता होगा, ये हाई प्रोफाइल है तो नतीजे में नजर आता है। 77,000 जो कैदी हैं, उनकी माँ, बाप, बहन, भाई जो बेचारे तपती दोपहर में जंगलों के बाद चिपक के खड़े अपने लवाहिकीन से बातें करते हैं, ये उसकी जमहूरियत का फ़ायदा उठा रहा है। और ये मीडिया को शाबाश दे कि हम जैसे लोग रोज़ इसके खेल को और इसके मौक़िफ़ को लेके बात करते हैं। क्या इस मुल्क में ये पहला लीडर है? बाकी लीडर्स को भी लेकर क्या ये बात पहला होती है? लीडर? मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक पाकिस्तान के किसी भी लीडर को इस किस्म की सहूलतें नहीं थी। वो कहते हैं सहूलतें नहीं है, जो मैं कहता हूँ नहीं थी। मैं क्या नहीं करता हूँ, आई हैव बीन ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं जर्नलिस्ट हूँ 38 साल से। साबित करे मुझे कोई कि किसको ये इजाज़त थी, किसी भी सियासी लीडर को, सैयद मौलाना अब्दुल्ला मौदूदी से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, वली खान से लेके अब्दुल समद तक, अजगई तक, किसको इजाज़त थी? ये खुद अपना आसिफ ज़रदारी को, बेनज़ीर को। ये तमाशा बनाया हुआ है, खेल ये हो रही है, और हम रोज़ इस खेल को प्रोजेक्ट करते हैं, हम रोज़ उसका नाम लेते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर तो हैं, अगर पॉलिटिकल लीडर है तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में रहे हैं जिनको बात करने की इजाज़त भी नहीं रही, जिनको अटक के किलों में
उन सेलों के अंदर रखा गया जहां रोशनी नहीं जाती थी। ये कोई खास लीडर है और इसी का वो फायदा उठा के रोज इस किस्म की गुफ्तगू करता है। सियासी फायदा होगा उन्हें, क्या फायदा हो रहा है उसको? होगा, पूछ रही हूँ, क्या? जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे। ठीक है, जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे। आज फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को की तौहीन की है। आज उसने फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। आज वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को घसीट के लाना चाहता है कि मुझे इलेक्शन दो। फिर शफाफ इलेक्शन के बारे में 94 से तुम सियासत कर रहे हो। तुम्हारा वो कौन सा फार्मूला तुमने दिया 94 से ऑनवर्ड शफाफ इंतखाबात के बारे में? बतौर पार्टी प्रेसिडेंट तुम्हारा शफाफ इंतखाब था मुशर्रफ को वोट देना। तुम्हारा शफाफ इंतखाब था कि एक सीट से मुतालबा करना कि मुझे 100 सीटें दे दी जाए। ठीक हो गया। ये क्या बातें करते हैं? हाँ। और हम जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ हम लोग जिम्मेदार हैं, हम उसका खेल खेल रहे हैं और इसका कोई फायदा आवाम को नहीं है। हालांकि उसके पास मौका था कि जेल से वो मुतालबात करता गुर्बत के खात्मे के लिए। हाँ। वो तजवीज़ करता कि गुर्बत का खात्मा वो कैसे तजवीज़ करता है? वो कहते पहले बाहर निकालो फिर आके वो बताएंगे। वो ये तजवीज़ करता जेल से कि जनाब ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको काबू कैसे करना है। वो जेल से तजवीज़ करता कि जो बिजली के बिल हैं इनमें कमी कैसे करनी है। आपको याद नहीं रहा, आप भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर हुक्मरान रहे और आपके दौर में भी सिविलियन के ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट के अंदर। आप भूल जाते हैं, आप मजाक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ और उसमें हम भी शामिल हैं साफी, जो रोज आपके इस बयान को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। शहजाद चौधरी साहब, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है, ये बानी पीटीआई इमरान खान फरमा रहे हैं। बानी पीटीआई को किन मकासद के लिए रखा गया था 18 से 22 तक? मकासद को छोड़ें, मुझे ये फैसला कर लें कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये सिर्फ फौज है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रियासती अशराफिया है। तो अगर तो फौज है तो फिर फौज का नाम लेके बात करनी चाहिए, और अगर रियासती अशराफिया है तो मैं बड़ी हद तक इससे एग्री करूंगा कि वहाँ पर भी इस किस्म के दो सोचें पाई जा सकती हैं। मुझे ये नहीं पता कि पाई जाती हैं या नहीं, पाई जा सकती हैं, जिसकी बुनियाद पे एक कहानी घड़ी जा सकती है, एक नैरेटिव बनाया जा सकता है जो कि शायद बहुत से हिस्सों में काबिल कबूल हो। आपने कहा कि सियासी फ़ायदा, सियासी फ़ायदा यहाँ पर उसको होता है जो कि जिस तरीके से जैगम साहब ने कहा जो कि अपोजिशन में होता है, लेकिन सियासी फ़ायदा उसको भी होता है जो ताकत में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि वो किस किस्म का सियासी कीमत अदा कर रहे हैं इस हुकूमत में इस वक्त बैठ के, और जिस किस्म के फैसले करने चाहिए या उनको करने की ज़रूरत पड़ रही है या वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे सियासी कैपिटल उनका बन रहा है या ख़राब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उसके बावजूद अगर ताकत के लिए बैठे हैं तो सब सियासतदान का, मैं सिर्फ पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन की बात नहीं करता, सियासत का मकसद ही ताकत का हसूल है। क्यों है ये जाके ताकत का हसूल जो है फिर ये आगे आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, जो कि हमारा सही मक्ता नज़र होना चाहिए। जब हम किसी बहस में उलझते हैं तो बहस ये होनी चाहिए कि जब ताकत मिल गई तो उसको इस्तेमाल कैसे किया, ये उसका इम्तिहान है, जिसको हम परफॉर्मेंस कह के छोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस नहीं, यही मकसद है कि उस ताकत के साथ आपने करना क्या। जहाँ तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है, उसकी गुफ्तगू का ताल्लुक है, बानी पीटीआई की कौन सी गुफ्तगू ने उसको आज तक कोई फ़ायदा पहुँचाया? यानी एक मूव होती है उसकी काउंटर मूव फ़ौरन आ जाती है। 3 जगह पे उसको अगर मिलती है ज़मानत मिलती है तो अगले दिन उसकी ज़मानत कैंसिल भी हो जाती है 3-4 जगह के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, और इसके ऊपर राना सना को फॉलो करना, उनकी बातों को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है। वो बिल्कुल जो भी जिस जगह बैठते हैं वो बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है कि रियासत कोई और मुकदमा डाल के उनको चाहे। तो रियासत का फैसला है इस वक्त, रियासती निज़ाम का फैसला है कि उसको जेल में, बानी पीटीआई को जेल में होना चाहिए, और जेल में पीटीआई में है, उसको उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक उसको जेल में रखने की ज़रूरत है या जब तक मामलात या एनवायरनमेंट तब्दील नहीं होती। जहाँ तक आपकी बात आ गई कि असल में ये जो इनकी सियासी रेलेवेंस है वो क्या फ़ायदा हुआ है, एक तौर पे कि आज भी बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद, इतनी तोहमतें खाने के बावजूद आज सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है सियासी तौर पर। यही बात हम नवाज शरीफ साहब के बारे में किया करते थे जब वो लंदन में थे कि वो वहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितने रेलिवेंट है कि हम उनकी वापसी के बारे में हम लिंक करके बैठे हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस ढप पे जाएगी, इसका ताल्लुक नवाज शरीफ की वापसी से।
और आज हम यही लिंक करके बैठे हैं कि बानी पीटीआई का क्या होगा, वो जेल से निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको कितनी सहूलतें हैं, उसको क्या मिल रहा है, उसके कितने लोग उसके हक में हैं, कौन किस तरह बटा हुआ। तो मेरा ख्याल है यही गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासी गुफ्तगू को जो असल में मरकूज करती है। हम यहीं पे फंस जाते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर। फ़ायदा अगर हुआ है तो बानी पीटीआई को वोटर्स के वोट का फ़ायदा हुआ 8 फरवरी के, और उनकी सेकंड टियर लीडरशिप या जो लीडरशिप आज सामने नजर आ रही है उसको फायदा पहुंचा, वरना ये तो सब छुप के खामोश होकर बैठे हुए थे, ये तो बात भी नहीं करते थे। इन वोटर्स ने उनको खड़ा किया, इन वोटर्स ने बानी पीटीआई को रेलेवेंस दी, इन वोटर्स का जो जोर था, जो प्रेशर था, उसने इन्फ्लुएंस किया, उसने हर एक को थोड़ा सा हिला के रख दिया। आज अदालत के अंदर स्पेस नजर आती है आपको, तो उसी 8 फरवरी के वोट की वजह से वो स्पेस नजर आती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बटे होने की वजह से नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात होंगे, मुख्तलिफ सोचें होंगी, मुख्तलिफ सोचें जब इजहार होगा तो वो लगेगा कि हम तकसीम है। ये किसने कहा था कि एक अदालत एक ही आवाज में बात करेगी? ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अदालत के अंदर मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिन मुश्किल में फंसी है, जो ताकत में है वो समझता है वही सही है, और जो वो कहानी बनाएगा ऐसे रहेगी। अगर ये इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, सही जमहूरियत चाहते हैं, सही इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, तो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे काम कर देना चाहिए, उसकी आज़ादी कैसे इंश्योर करानी है। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। लीडर रेलेवेंट रहता है क्योंकि वो अवाम में से आता है, इसलिए सवाल ये रखा कि जब जेल में होते हैं तो निज़ाम को सवालिया निशान बनाते हैं, और जब वजीर आजम होते हैं तो उस निज़ाम का दिफा करते हैं। अबसार साहब, टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट, और अगर बानी पीटीआई ने अपने दौर में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, तो क्या आज की हुकूमत मुख्तलिफ कानून साजी करके एक हाइब्रिड निज़ाम को मजीद मजबूत जो बना रही है, तो इसको जवाब दिया जा सकता है? फिर नहीं, इसका जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस भी होता है, जो प्रोसेस सेट इन मोशन, तो वो फिर प्रोसेस अपना पूरा कोर्स तो पूरा करेगा ना। अब मैं एक दिन अपने यहाँ जूनियर से बैठा बात कर रहा था ऑफिस में कि हमने 30 साल कोशिश की इस मीडिया की आज़ादी के लिए, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा पाँव आगे करके, थोड़ा थोड़ा पाँव आगे करके, और एक दिन आया 9 मई, वो सारी आज़ादियाँ हमसे छीन के ले गया। क्योंकि उस दिन हम लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, उन्होंने लाइन क्रॉस की, वो तशद्दुद के रास्ते पे चल पड़े, वो उस रास्ते पे चल पड़े जिसकी वो मुखालफत कर रहे थे। हमारी उस अखलाकी बर्तरी को ख़त्म कर दिया गया। ये वो प्रोसेस सेट इन मोशन किसने किया? किसने? ये मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और बड़े लीडरों की छोटी गलतियाँ कौमों को बड़े नुकसान देती हैं। वेरी ट्रू। और मैं किसी लीडर का उस वक्त एहतराम करूँगा जब मैं उसको देखूंगा कि उसके लीडर्स वो किन को फॉलो करता है, वो किन को अप्रिशिएट करता है। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब का जो सबसे बड़ा आइडियल लीडर है, जिसका नाम जनरल अयूब खान है, और वो खान साहब का सबसे बड़ा, उसकी मिसालें देते हैं अमेरिका में इस्तकबाल की, जो इसलिए इस्तकबाल हुआ कि उसने पाकिस्तानियों की गर्दन अमेरिकी गुलामी में देने में सबसे घिनौना किरदार अदा किया। मेरे लिए तकलीफ है कि खान साहब एक दिन अमेरिका को गाली देते, पहले कहते अमेरिका में इस्तकबाल खान अयूब खान का बात हुआ क्योंकि वो अमेरिका के गुलामी में देने वाला था, हमें दे दिया उसने, जो आज तक नहीं निकल सके। फिर एक दिन आते कहते हम अमेरिकी गुलामी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एब्सोल्युटली नॉट। आज भी कहा उन्होंने, आज भी अमेरिका की करारदाद की तारीफ की है उन्होंने। ऐसा किस तरह की दोहरे मयार हैं? इस तरह के दोहरे मयार से ज़ॉम्बीज को तो आप कन्विंस कर सकते हैं। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, इसी मुल्क में जिद्दोजहद करके किए हैं। और इसी तरह के लोगों, मैं फैशन के लिए मीडिया में नहीं आया जैसे खान साहब ने क्रिकेट खेली और फिर एक दिन सोचा ओ मैं सियासत में आ ही जाता हूं, और वो आ गए और 20 साल लगे रहे। सर, ये जो तजादात से भरपूर उनकी गुफ्तगू है, ये उनको फायदा देगी इन फ्यूचर? देखिए, तनाज़ा खड़ा करना है ना, तनाज़ा तो फायदा देता है, और तनाज़ा उनको फायदा दे रहा है। जो अदलिया या मीडिया या इस्टेब्लिशमेंट में उनके साथ नहीं होता, वो उसको टारगेट कर लेते हैं। काजी फाइजा का किरदार उन जजों से 1000 दर्जे बेहतर है जिनके लिए ये सब कुछ आजकल हो रहा है। ठीक है। जिनके दामन पे शायद छींटा तो छोड़े, नहीं ठीक नहीं है ना, ये बात करनी चाहिए। काजी फाइजा के खिलाफ बात होती है तो सब करते हैं, जब उनके हक में कोई बात, मुझे बताया उन पर क्या इल्ज़ाम है, उन पर यह इल्ज़ाम था, उन्होंने उसका दिफा किया और गलत था उन पे लगाया गया, फिर भी उन्होंने उनका दिफा किया, अपनी जंग जीती। 5-7 साल सब आपके हिसाब से और आपके मुताबिक होगा तो ये आदत डाली है, उनको आदत है अपने हक में फैसले लेने की। तो जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी और ये वो जो ऊपर तकसीम की बात हुई वो नहीं सुनेंगे कि हर तरह की राय हो सकती है, आपको ना पसंद भी हो वो राय, मगर एग्जिस्ट करती है। फिलहाल एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फ़ोन टैपिंग को कानूनी कर दिया गया है, कि गलत इस्तेमाल रुक पाएगा इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद ऑफिसर या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को किसी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। एजेंसी का अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा के तहत दिया है। इस दफ़ा के तहत वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार हासिल है कि वो कौमी सलामती के मफाद के तहत किसी अफसर को नामजद कर सकती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के जरिए किसी भी कॉल का सुराग लगा सकता है। कॉल या मैसेज में मुदाखलत की गुंजाइश कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से एक मुस्तहसन इक़दाम है, मगर इसके कुछ मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। कानून में इसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम मुतनाज़ बनकर सियासत की नज़र न हो जाए। कॉल या मैसेज में मुदाखलत सिर्फ दहशतगर्दों या कौमी मफाद के खिलाफ सरगर्म अनासिर के मुताल्लिक हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर अमूमन देखा गया है कि कानून की मंशा के खिलाफ इन्हें गैर मुताल्लिका और आम शहरियों को हिरासा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी शहरी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। क़वानीन माशरती इस्लाह के लिए बनाए जाते हैं, मगर यह भी एक हकीकत है कि इन्हें मुदाखलत बेजा, करप्शन और किसी की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए भी इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद हैं, जिससे मुल्क में बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी के माहौल को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान में कॉल टैपिंग हमेशा से मसला रहा है। शायद ही कोई ऐसा दौरे हुकूमत हो जिसमें कॉल टैपिंग ना की जाती हो। माजी और हाल के कई सियासतदानों की कॉल्स लीक हुई हैं। जाहिर है इन कॉल्स को किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। आज पीटीआई इस फैसले पर तनकीद कर रही है, मगर बानी पीटीआई अपने दौर में कॉल ट्रेसिंग को बाकायदा जस्टिफाई कर चुके हैं। ऐसे में यह सवाल है कि अब फ़ोन ट्रेसिंग का इख्तियार बाकायदा एक हसास इदारे को देने से गैर कानूनी कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग का सिलसिला क्या ख़त्म हो पाएगा, और सबसे बढ़कर क्या इस कानून का कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर पैनल के लिए सवाल। फ़ोन टैपिंग कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा, हुकूमती दावा। माजी की नज़ीरें, क्या इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा? शहजाद साहब। देखिए, इस्तेमाल ही इसका जो है वो ही डिसाइड करेगा क्या है इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि असल में हम जब फ़ोन टैपिंग की बात करते हैं तो हम 20वीं सदी के एक ऐसी फैसिलिटी की बात करते हैं जिसमें टेलीफोन्स आए और उसके बाद फिर उनको टैपिंग का जो तरीका था या जो फ़ोन सुनने का जो तरीका था जो कि शख्सी आज़ादी के मुनाफी था, उसके बारे में एक कानून और कवानीन उन महज़ब माशरों में पास किए गए जहाँ पर के सदरे उस मुल्क का जो सदर है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है अगर आप किसी का फ़ोन टैप करें। ये तो फ़ोन टैपिंग की हद तक हो गया। हुआ क्या है कि जब से ये आपके हाथ में सेल फ़ोन आ गया और डेटा वाला फ़ोन आ गया, तो डेटा वाला फ़ोन तो अब उसकी वजह से आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत नहीं है। डेटा में से हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आराम से उतारी जा सकती है। उसमें डिजिटल डाटा शामिल है, उसमें वॉइस डाटा शामिल है, उसके अंदर इस किस्म की और इस वक्त जहां मैं बैठा हूं इस मुल्क के अंदर एक रियासतें हैं जहां पर जो कि नोन है फॉर डेटा सेंटर्स, और ये एकर्स और एकर्स के ऊपर डेटा सेंटर हैं। जितना आप फेसबुक, गूगल वगैरह वगैरह पे जाके, अपने इंस्टाग्राम पे और हर किस्म की व्हाट्सएप के ऊपर जाके करते हो, इनके पास एक एक चीज़ विषय डाउनलोड हो रही है। अब है क्या, ये तो स्टोरेज हो गई, उनके पास स्टोर किया जा रहा है सारे का सारा डाटा। अब इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर अब कमर्शियली उस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में भी अब किया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं कमर्शियल तौर पर, उनको आपके सामने लाया जा रहा है। और फेसबुक में आपने इस चीज़ को पाकिस्तान में भी देखा होगा। तो असल में हम फ़ोन टैपिंग से बहुत आगे जा चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का कोई भी निज़ाम जो कि अब उस किस्म की जंग से, जो कि असल में जब कौमें जंगें लड़ती थी, उससे हट के अब साइबर स्पेस में चला गया है, तो ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हुकूमतें इसकी बुनियाद पे डेटा भी टैप करती हैं, उनको डेटा मुयस्सर भी है। इस्तेमाल की जहां बात आएगी वहां पर कानून साजी करनी पड़ेगी। क्या इस किस्म का डेटा जो कि बगैर इजाजत के हासिल किया गया हो, किसी हुकूमती ऑर्डर के बगैर हासिल किया गया हो, क्या उसको किसी तौर पे किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस पे कानून साजी होने की जरूरत है और इस पे फोकस करने की जरूरत है। वरना डेटा तो इस वक्त आप सबका और हम सबका आपका टेलीफोन बंद पड़ा हो उस वक्त उसकी ट्रांसमिशन और रिकॉर्ड करके आपकी स्पीच आपके पास पड़ा लेकिन जा रही होती है जहाँ पे सुनने की जरूरत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वाज़े तौर पर इंसानी और शख्सी आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से
और उसके हिसाब से कानून साजी करनी चाहिए ताकि उसको गलत इस्तेमाल ना किया जाए। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि एक फाशिस्ट हुकूमत ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दे सकती है। आपके ख्याल में माजी सामने रखें तो पीटीआई कितनी हक बजानी है ये बात कहने में? उमर अयूब साहब कह रहे हैं और माजी सामने रखो तो इनका बाप हुमायूं गौर याद आ गया। 5 जनवरी 1965 को अपने बाप के झुरलू इलेक्शन जीतने पे, बाप जनरल अयूब खान था हुमायूं गौर का, 30 बंदे मार दिए कराची की महाजर कच्ची आबादी में, गरीब थे। तब से कराची, तब से लेके 1965 जनवरी 1965 से लेके आज तक कराची में लसानी तशद्दुद, लसानी फसादात की जड़ वो थी हुमायूं गौहर ने रखी, इसके बाप ने उमर अयूब। और हुमायूं गौहर के बाप ने अयूब खान ने नौरोज़ खान के साथ क्या किया, बलोच के साथ, बादशाह खान पख्तून के साथ क्या किया, पंजाब को कैसे एक्सप्लॉइट किया नवाब कालाबाग के साथ। ये जरा उमर अयूब साहब को हिस्ट्री की थोड़ी सी तस्वीर दिखा दें, उनकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मैं तो हालिया माजी में गई थी, आप बहुत पीछे चले गए। मैं तो बानी पीटीआई के बयान पर कह रही थी जी। माजी में जाना तो फिर माजी तो माजी है ना, लेट्स डिग डीपर, व्हाई नॉट? क्यों अपनी मर्जी का थोड़ा ऊपर ऊपर से माजी जहां पे दिल करे। नहीं सर, तो इसलिए इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हकायत इन्हें चाहिए। मैं बड़े जोशो खरोश से आजकल बोलते हुए देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचे के हो क्या रहा। जहाँ तक आपका सवाल है, देखें एक इसमें जायज़ टैपिंग है, एक नाजायज़ टैपिंग है। जायज़ है नेशनल सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में इजाज़त दी जाती है, कानून है, फाइन। लेकिन हमारे यहाँ जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ही कोई नहीं है। यहाँ ज़्यादातर टैपिंग इसलिए होती है कि आपसे कोई नाजायज़ काम करवाना होता है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई इंफॉर्मेशन लेके इकट्ठी करके। तो मैं आपको वाक़यात गिनवा सकता हूँ, अपनी कहानी सुना सकता हूँ, किसी और की कहानी सुनाता हूँ, तो कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं जहाँ लोगों को कहा गया कि ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी। पर जो हुकूमत का दावा है, तो क्या वो अब रोक पाएंगे जब इसको कानूनी वो भी मिल गया है कि कोई कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो पाएगी यकीनन। दावा हुकूमत करे या ना करे, रोक नहीं पाएगी। और हुकूमत कितनी है ये खान साहब ने आज कहा है, फीते काटने की बात। जी। तो मैं समझता हूँ खान साहब की ये बात हकीकत से दूर नहीं है, लेकिन खान साहब भी फीते ही काटते थे, यहाँ वज़ीर आज़म फीते ही काटते हैं सर। चलें जी, एक ब्रेक लेने के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पीटीआई जब ये दावा कर रही है, इफ्तिखार साहब, शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अपनी शारग अमली तौर पर काट दी है। क्या हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करने में इमरान खान को भी शहबाज साहब पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इसमें इखलाकी हदूद की बात है कि क्या अपने सियासी मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए टेलीफोन टैप किए जाएं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे एक वाक़े का गवाह हूँ और ये वाक़या आज से 44 साल पुराना है। मैं कैद में था और मुझे मेरे तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मैं एक खातून को मोतियों के फूलों के गुलदस्ते भेजा करता था। मैं हैरान और परेशान रह गया कि तफ्तीश मेरे ख़िलाफ़ हो रही है सियासी नौयत की, और मुझे मेरा तफ्तीशी अफसर बताता है कि मैं एक खातून को 48 आप भेज रहे थे? हाँ, यस, ये 48 साल पहले की बात है। 48 साल पहले की, और उसका नाम बहुत बड़ा तफ्तीशी अफसर था, उसका नाम था राना अनार। और वो इसका मतलब कि आप 48 साल पहले ही कमालिया नुकेल केस का मशहूर वो रोल था, और वो शेख मुजीबुर रहमान का मुशक्की भी रहा था। वो मुझे कहता है कि आप फूलों के गुलदस्ते भेजते थे। मैं हैरान और परेशान कि मेरे गुलदस्ते उन्हें भेज रहे थे जो घर पे या कहीं और भेज रहे थे, कोई और मामला ना खुल जाए आपके लिए। सुन लो, मुझे तफ्तीश मेरी की जा रही है सियासी मामलात पे। उन इश्यूज पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं और कुछ लोग मिलके हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं। और तफ्तीशी अफसर मुझे क्या बता रहा है, ये उसको कहाँ से पता लगा? कहाँ से? उसको पता लगा उन टेलीफोन कन्वर्सेशन के जरिए। अच्छा, आप गुफ्तगू भी कर रहे थे? इसका मतलब 48 साल, एक मिनट, इसका मतलब 48 साल पहले भी टेलीफोन को जो थी उसकी टैपिंग होती थी। आज हम रो रहे हैं? नहीं, वो तो हम सब कह रहे हैं कि आज हम रो रहे हैं। हाँ, ये बात का फैसला करना पड़ेगा कि अगर तो मुल्क की मसाइल हैं, हाँ, कोई यहाँ पे दहशत गर्द है, गैर मुल्की एजेंट है, गैर मुल्की एजेंट का कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, उस नेटवर्क को ब्रेक करना है, तो फिर उनको इजाज़त होनी चाहिए।
मोहतरमा शहीद के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, वो टेलीफोन को टैप कर रहे थे कुछ लोगों के, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कौन लोग मुमकिना तौर पे उसमें मुलव्वस हो सकते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये पूछना कि आप तफ्तीश कर रहे हैं एक सियासी मामले पे और पूछें कि आप अपने मोतिये के गुलदस्ते गाइडलाइन लेना चाह रहे होंगे आपसे इस मामले पे, तो इस किस्म की नहीं, इस किस्म की गलती हुई। हमारे ये बानी पीटीआई की एक ऑडियो होती है ना, ऑडियो, हाँ, हमारी बानी पीटीआई की 2 ऐसी ऑडियो रिलीज हुई जिसको मैं इंतहाई गैर अखलाकी समझता हूँ, और जिन लोगों ने वो की उन्हें अफसोस होना चाहिए। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। हाँ, मुल्क की मसाइल के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ यस ये अख्तियार होना चाहिए रियासती इदारों के पास। ज़ैगम साहब, एक वजीर आजम ने फोन टैपिंग को जस्टिफाई किया और एक ने कानूनी जवाब दे दिया है, क्या कमेंट करेंगे? पहले तो इफ्तिखार साहब से शिकायत पैदा हो गई है कि इनके दोस्त राजा अनवर ने रुमानी याददाश्तें लिखी, इफ्तिखार साहब ने अभी तक नहीं लिखी, तो ये फरमाइश ही समझ लें कि ये भी अब याददाश्तें लिख डालें। मुझे भी 2 वाक़यात याद आ गए हैं। एक ब्रिगेडियर इम्तियाज, ब्रिगेडियर बिल्ला का ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉब्स, जिसकी गुफ्तगू टेप हुई थी तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल असलम बेग ने किया था, क्योंकि वो बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे और शायद उनके पीछे नवाज शरीफ थे। दूसरा जस्टिस कयूम का फोन टेप हुआ था, जिसमें इस वक्त के वजीर आजम साहब उनको बता रहे थे कि बेनज़ीर को सजा कितनी देनी है, और उसमें भी कयूम साहब की आला अदलिया से छुट्टी हो गई थी और बेनज़ीर को वो सज़ा नहीं मिल पाई थी जिस सज़ा को देने का प्लान किया जा रहा था। तो टेप की हमारे पास हिस्ट्री है, और ये दोनों तो ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इन टेप्स का फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन आज अब ये मालूम हुआ जो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स की कि हमारे यहाँ तो खैर से कोई कानून ही मौजूद नहीं है फ़ोन टेपिंग का। और फ़ोन टेपिंग का जो इस वक्त हमारी मुराद है, बहुत अच्छी बात शहजाद साहब ने की, वो हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए सर्वेलेंस। फ़ोन टेपिंग तो छोटी बात रहेगी ना, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये इसमें सिर्फ फ़ोन तो नहीं होता ना, इसमें तो हम खुद होते हैं, हमारी हर चीज़ इसमें मौजूद है, और इसके अलावा इसके पीछे कैमरा और नीचे माइक्रोफोन है। इसको इस्तेमाल करते हुए तो किसी भी वक्त हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है, फ़ोटो लिए जा सकते हैं, हमारी वीडियो बनाई जा सकती है, हमें पता भी नहीं होगा कि हमारी वीडियो बन रही है और वो कहीं जा रही है। तो जब इतनी बड़ी ताकत किसी के पास आ जाए तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो रियासत के हाथ से भी निकल जाती है, फिर रोग एलिमेंट्स उसको यूज़ करते हैं, शहरियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। कम अज कम इस वक्त ये है कि इन्होंने एक कानून तो बनाया, कानूनी हो गया, लेकिन इस कानून में साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इसमें पाबंदियां क्या होंगी, ठीक, ओवरसाइट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। दुनिया भर में जहां ऐसे कानून मौजूद हैं वहां कुछ ना कुछ जुडिशियल ओवरसाइट भी होती है। ठीक है, तो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी है किसी ना किसी तरह की सर्वेलेंस की, लेकिन खुली छुट्टी मेरे ख्याल में मुल्क के भी फायदे में नहीं है, जमहूरियत के भी फायदे में नहीं। सर, इस ओवरसाइट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।